हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं जियादुद्दीन सर और ये है मेरा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एसएन ट्यूटोरियल विद जियादुद्दीन सर। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 साइंस एनसीईआरटी बुक के अध्याय 7 को लेकर के हैं, जो कि क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिवर्ती चाप और मस्तिष्क के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, जो कि हमारा क्या होगा, लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर पढ़ा रखा है, जो कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है और ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं क्या होता है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण क्या होता है? प्रतिवर्ती चाप के द्वारा होता है। और ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के द्वारा होता है। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि हमारे शरीर में क्या होता है, नियंत्रण एवं समन्वय के लिए हमारे पास क्या बना हुआ है? तंत्रिका तंत्र बना हुआ है। और ये जो तंत्रिका तंत्र है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में क्या हो, तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल बिछा हुआ है। उसी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर तंत्रिका ऊतक बने और तंत्रिका ऊतक मिलकर क्या बनाए? तंत्रिका तंत्र का निर्माण है ना। तो ये जो तंत्रिका तंत्र है हमारे शरीर में, इसको 2 भागों में हम लोग पढ़ सकते हैं। एक कहलाता है सीएनएस यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो कि हमारा मस्तिष्क होता है। और क्या होता है? मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड, जो कि क्या होता है, मेरुदंड से कोकिक्स तक होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ इस जगह है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, एक बंडल पाइपनुमा रचना होता है। उससे क्या करते हैं? इसे मेरुरज्जु क्या कहते हैं? मेरुरज्जु है, स्पाइनल कोड कहलाता है, स्पाइनल कोड। तो फिर समझेंगे, जो हमारा मस्तिष्क है और ये जो मेरुरज्जु है, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। बाकी जो पूरे भाग में क्या होता है, जो हमारे पूरे भाग में क्या होता है, तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल जो बिछा होता है, उसे कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, उसे कहते हैं पीएनएस। तो हम तंत्रिका कोशिकाओं मतलब तंत्रिका तंत्र को 2 भाग में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सीएनएस और एक क्या पढ़ेंगे? पीएनएस। इसको अगर आप समझना चाहेंगे चित्र के जरिए तो ये समझ सकते हैं इस तरह से कि अगर ये हमारा मस्तिष्क है ना, और ये हमारा क्या हाथ है, तो ये हमारा अगर हाथ है तो इस मस्तिष्क क्या होता है, इस मस्तिष्क का कनेक्शन इस प्रकार से जाकर के पैर पूर्ण रचना से होता है और आगे चल करके हमारे मान लीजिए में पैर है। तो इन सारे यहाँ से हर एक तंत्रिका कोशिकाओं का कनेक्शन किससे होता है? इससे होता है। हर एक तंत्रिका कोशिका का कनेक्शन किससे होता है? इससे होता है ना। ये है मेरुरज्जु। इधर पैरों से भी इसका कनेक्शन इधर में होता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है और दूसरा मेरुरज्जु कहाँ पाया है? ये मेरुदंड यहाँ पे होता है, मेरुदंड यानी कि स्पाइन कहलाता है। मेरुदंड से कहा होता है कॉक्सिक, इस जगह कॉक्सिक तक का होता है स्पाइनल कोड बिछा होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में कहीं से भी सूचनाएं अर्जित की जाती है, सूचनाएं प्राप्त होती है, उससे सबसे पहले क्या होता है, मेरुरज्जु को पहुंचाया जाता है। अब मेरुरज्जु क्या करता है? उसे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, तो जो इधर वाले भाग है इसको कहते हैं हम लोग परिधीय तंत्रिका तंत्र, और यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो मस्तिष्क है हमारा और जो स्पाइनल कोड है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिवर्ती चाप के बारे में, है ना। तो प्रतिवर्ती चाप क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं को करता है। अब आप समझिए इससे बढ़िया से, अगर मान लीजिए कि आपने कहीं क्या है, किसी जगह पर, पहले आप प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं उसे एक बार पुनः समझिए। प्रतिवर्ती क्रिया पर्यावरण में होने वाले किसी उद्दीपन के प्रति अचानक होने वाले अनुक्रिया को ही क्या करते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसके लिए उद्दीपन बहुत महत्वपूर्ण है, उद्दीपन का होना बहुत महत्वपूर्ण है। उद्दीपन यानी कि स्टिम्युलस कहलाता है, स्टिम्युलस है ना। ये उद्दीपन का होना जरूरी है। जैसे कि क्या है, इमली को देखकर हमारे मुंह में पानी आता है, तो इमली हमारे लिए एक उद्दीपन होता है। गर्म वस्तु पर हाथ रखने पर क्या होता है? हमारा हाथ तेजी से हट जाता है, तो ये गर्म वस्तु एक उद्दीपन होता है। सुई का चुभने से हमारे हाथ में क्या होता है, जब हाथ हम क्या करते हैं, अपने पीछे को खींचते हैं, तो ये क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। तो किसी उद्दीपन के प्रति अचानक होने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण प्रतिवर्ती चाप के द्वारा, हमने पहले ही पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर में, इस जगह पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। तो प्रतिवर्ती चाप को समझने के लिए ये समझिए कि मान लीजिए कि हाथ अपने कहीं रखा
अब उस हाथ में क्या होता है, जैसे ही आप गर्म वस्तु पर अगर हाथ रखते हैं तो तेजी से क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास संवेदी कोशिका, मैंने पहले बताया कि हमारे शरीर में क्या होता है, जिस प्रकार से दो तरीके से रक्त वाहिकाएं होते हैं, एक कहलाते हैं धमनी और दूसरा कहलाता है शिराएं। उसी प्रकार से क्या हमारे शरीर में दो प्रकार के तंत्रिका कोशिकाएं होते हैं। एक कहलाता है क्या, एक कहलाता है संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका, और दूसरा कहलाता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। तो क्या है, हमारे शरीर में हमारे पास क्या होता है, हमारे हाथों में दो प्रकार के तंत्रिका कोशिका है, एक है संवेदी तंत्रिका कोशिका और एक है प्रेरक कोशिका। तो जैसे हम किसी गर्म वस्तु पे या कहते हैं बिजली के तारों पे या फिर क्या होता है किसी कोई हमारे हाथों में सुई चुभा देता है, तो जैसे हमारे पास सूचना पहुंचता है, संवेदी कोशिका क्या करते हैं, उस सूचना को अर्जित करते हैं, फटाक से क्या करते हैं, उसे इस जगह पर पहुंचा देते हैं। ये कहलाता है प्रतिवर्ती चाप। और यहाँ से जैसे सूचना हमें मिलता है हम उसे मस्तिष्क से नहीं पहुंचाते, यानी ये कह सकते हैं कि मस्तिष्क सोच विचार कार्य को करता है, तो तुरंत से तंत्रिका कोशिका वहां तक सूचना नहीं पहुंचा पाता, मस्तिष्क तुरंत से अनुक्रिया नहीं कर पाता, रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। तो तुरंत से अनुक्रिया होने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम किसी चीज पे हाथ रखें, फटाक संवेदी कोशिकाएं क्या करेंगे, उस सूचना को अर्जित करेंगे, अर्जित करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पहुंचाएंगे प्रतिवर्ती चाप पे। अब प्रतिवर्ती चाप पे क्या होता है, यहाँ पे प्रतिवर्ती चाप में क्या होता है, तुरंत उस मेरोजी क्या करता है, उसे कंट्रोल करता है, संवेदी प्रेरक कोशिकाओं को अनुमति देता है कि वहां से हाथों को खींच लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं क्या होता है, आगम संकेतों का पता लगाने, प्रतिवर्ती क्रिया के आगम संकेतों का पता लगाने और निर्गम क्रियाओं को करने के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु के साथ मिलकर के एक पथ का निर्माण करते हैं, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। फिर समझिए, ये है, ये क्या है, संवेदी कोशिका, और ये जो ऊपर हो जा रहा है ये क्या है, प्रेरक कोशिका। जैसे ही क्या होता है, हमें सूचना मिलता है, ये संवेदी कोशिका क्या करता है, ले जाकर के पहुंचा देता है। इसमें तीन चीजें याद रखें, एक पहले संवेदी कोशिका जिसे संदेश तंत्रिका कोशिका कहते हैं, और ये है प्रेरक कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, जो क्या करता है, अगर संवेदी कोशिका सूचना को लेकर प्रेरक तंत्रिका कोशिका करता है, उसे सूचना को पहुंचाता है कहाँ पे, कार्यकारिणी तक, इसे कार्यकारिणी कहते हैं, कार्यकारिणी, इसके तक पहुंचाता है। तो जैसे संवेदी कोशिका क्या करता है, सूचना लेकर के जाता है और कहाँ पे लेकर जाता है, इस जगह प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। जैसे सूचना मिला और कहाँ पहुंचा, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका का काम क्या है, ये सूचना को मस्तिष्क तक भी भेज देगा और साथ ही साथ क्या करेगा, कार्यकारिणी अंग को, इस भाग को क्या करेगा, प्रेरक कोशिकाओं के जरिए, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के जरिए क्या करेगा, हाथों को अनुमति देगा कि आप पीछे खींच लीजिए। ठीक है, तो फिर से जैसे हम किसी गर्म वस्तु पे या किसी चीज पे हाथ रखें और अचानक से हमें क्या हो, गर्म लगा या फिर क्या हो, सुई चुभा दिया, तो फिर क्या होता है, संवेदी कोशिका क्या करते हैं, फटाक से अपने हाथ सूचना को क्या करते हैं, मस्तिष्क तक पहुंच सकते सभी मस्त। पर संवेदी कोशिकाएं क्या करते हैं, सूचना को अर्जित करते हैं, अर्जित करने के बाद क्या करते हैं, वो प्रतिवर्ती चाप पर पहुंचाते हैं, और प्रतिवर्ती चाप क्या करता है, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं को अनुमति देता है कि वहां से हाथ को हटा लीजिए। तो इस प्रकार से पथ का निर्माण होता है, इधर से जाने और इधर से आने तक। तो हम यही कह सकते हैं कि ये जो जाने वाले संवेदी कोशिकाएं हैं और जो आने वाले संवेदी कोशिकाएं, प्रेरक कोशिकाएं, ये दोनों मेरुरज्जु के साथ मिलकर के पथ रास्ते का निर्माण करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। फिर से प्रेरक तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका क्या करता है, प्रतिवर्ती चाप में मेरुरज्जु के साथ मिलकर के पथ का निर्माण करता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आगम संकेतों का पता लगाने और निर्गम क्रियाओं को करने, यानी एक उचित क्रियाओं को करने, आगम मतलब आने वाले संकेतों का पता लगाने और एक निर्गम यानी उचित कार्य को करने के लिए क्या करता है, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं और प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं क्या करते हैं, मेरुरज्जु के साथ मिलकर के पथ का निर्माण करता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो फिर समझिए, जो हमारा क्या है, मस्तिष्क है वो दो भाग, सॉरी हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो दो भागों में बंटते हैं। एक कहलाता है काची केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक कहलाता है परिधीय तंत्रिका। अब इस भाग के इस ओर के
जो क्या होते हैं, जो अचानक से किसी उल्टी प्रतिवर्ती अचानक होने वाली क्रियाएं होती है, उनका क्या है, नियंत्रण मस्तिष्क नहीं करता, बल्कि क्या करता है, उस सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाने में समय लग जाता है। तो क्या करता है, संवेदी कोशिकाएं क्या करते हैं, फटाक से सूचना को पहुंचाते हैं प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप में मेरुरज्जु, मेरुरज्जु यानी कि ये वाला है ना। तो मेरुरज्जु क्या करता है, उस सूचना को दो कर, पहले तो मेरुरज्जु क्या करता है, उसे प्रेरक कोशिकाओं के जरिए हाथों को खींचने का अनुमति देता है, साथ ही साथ क्या करता है, वो मस्तिष्क को भी सूचना पहुंचा देता है। इससे क्या होता है, किसी अचानक होने वाली दुर्घटना को हम लोग क्या करते हैं, नियंत्रित कर पाते हैं। क्लियर है। तो इस भाग को हमने पढ़ा। अब अगला भाग हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला भाग हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, मस्तिष्क के। हाँ, तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में, यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है, मानव तंत्रिका तंत्र क्या है, दो भागों में बटे हैं। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और परिधीय तंत्रिका तंत्र मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS जो है वो दो भागों में वापस बटा हुआ है, एक है मस्तिष्क और दूसरा क्या है, मेरुरज्जु। जो परिधीय तंत्रिका तंत्रिका है वो क्या है, वो है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो भागों में बटे हुए, एक है कपाल तंत्रिका, एक है मेरु तंत्रिका। अब आपको समझना इस तरह से है कि हमने क्या क्या देखा कि क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण प्रतिवर्ती चाप के द्वारा होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण प्रतिवर्ती चाप के द्वारा होता है। प्रतिवर्ती चाप किसके द्वारा नियंत्रण करता है, मेरुरज्जु के द्वारा। अब भैया ये बात बताइए आप कि क्या है, जब हमारे शरीर में मस्तिष्क तो है ही, तो फिर हमारे शरीर में प्रतिवर्ती चाप का क्या जरूरत पड़ा। यानी जब हम स्कूल जा ही रहे हैं तो हमें ट्यूशन पढ़ने की क्या जरूरत है। तो उसे इस तरह समझिए कि जो क्या है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है ना, सॉरी, जो हमारा तंत्रिका कोशिका है, उसको कार्यों को करने में थोड़ा समय लगता है। इसको कार्यों को करने में क्या होता है, थोड़ा समय लगता है। अब मान लीजिए कि एक सूचना यहाँ से प्राप्त किया है ना, और इसे आगे पहुंचा दिया, तो दूसरी सूचना को वापस पहुंचाने में इसे समय लगता है, तुरंत से जल्दी जल्दी नहीं हो पाता। कैसे, जैसे कि अगर क्या होता है, कोई होटल बुक हुआ, ठीक है, कोई होटल का मालिक क्या है, किसी एक पर्सन को, किसी एक आदमी को क्या है, वो होटल दे करके रखा। अब वो आदमी जाएगा नहीं तब तक दूसरा आदमी कैसे इंटर कर सकता, यानी वो आदमी अभी है ही और तुरंत से वो इंटर नहीं कर सकता, बल्कि वो जाएगा, 1 घंटा में वो 1-2 घंटा का समय लेगा, उसके अंदर क्या करेगा, वो उस कमरे को साफ सफाई करेगा, पुनः से उसे रेडी करेगा, तब दूसरे गेस्ट को लाएगा। यही कहानी यहाँ पे भी है। ये तंत्रिका कोशिकाओं का जो तंत्रिका कोशिकाएं जो सूचना अर्जित करती है, उसे एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने के लिए, फिर दूसरा सूचना प्राप्त करने में क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, रीजनरेट करता है, क्या करता है, अपने आप को पुनः से व्यवस्थित करता है ना, पुनः उस स्थिति में आने में कुछ समय लेता है। इसी के चलते क्या है कि जब हम क्या करते हैं, कल अभी तक क्या देखा, अभी हमने देखा प्रतिवर्ती चाप का नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण प्रतिवर्ती चाप है। तो कैसे करता है कि जब हम क्या करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को छूते हैं, गर्म वस्तु को, तो हमारा हाथ क्या होता है, जब जलता है तो हम तेजी से हाथ खींचते हैं। तो भैया इसमें मस्तिष्क हमारा था ही, तो मस्तिष्क उसे खींच लेता, लेकिन मस्तिष्क को क्या करता है, सोच विचार के कार्य को करता है मस्तिष्क, और मस्तिष्क को उस कार्य को करने में ज़्यादा समय लग जाएगा। ऊपर से क्या, दूसरी ओर क्या, तंत्रिका कोशिकाएं एक सूचना को पहुंचाने से दूसरा सूचना को प्राप्त करने और उसे पहुंचाने में क्या समय लेता है। इसीलिए इस व्यवस्था को, इस मुसीबत से बचने के लिए हमारे शरीर में क्या है कि मस्तिष्क के साथ साथ मेरुरज्जु जो है वो मस्तिष्क की तरह से काम करता है। यानी क्या है, जब सूचना को प्राप्त करते हैं तो संवेदी कोशिकाएं ले जाकर क्या करता है, मेरुरज्जु को, जो कि कहते प्रतिवर्ती चाप में होता है, उसको सूचना देता है, फिर मेरुरज्जु क्या करता है, अपना कार्य को संपन्न कर देता है। तब तक फिर मस्तिष्क को पता चलता है, थोड़ा लेट से मस्तिष्क को पता चलता है। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। इस चित्र के जरिए देख सकता है, ये जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क को और मस्तिष्क से लेकर ये जो रीढ़ का हड्डी होता है हमारे यहाँ पे, मस्तिष्क से लेकर के रीढ़ के हड्डी के अंदर क्या होता है, मेरुरज्जु होता है, इसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। वो कहाँ तक होता है, कोकिक्स तक। फिर से मस्तिष्क और हमारा मेरुरज्जु, मेरुरज्जु क्या होता है, मस्तिष्क से लेकर के कोकिक्स तक, जो मेरुदंड से होकर जाता है, उसकी सुरक्षा कौन करता है, रीढ़ के हड्डी के अंदर होता है। तो ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र।
अब कहीं किनारे में अगर सूचना प्राप्त होता है तो वो पहले क्या होता है, अगर इधर मस्तिष्क के नीचे कहीं अगर सूचना हलचल होता है पैरों में, हाथों में, उंगलियों में, तो ये क्या करता है, इसकी नियंत्रण मेरुरज्जु कर लेता है। फिर मेरुरज्जु क्या करता है, मस्तिष्क को अपनी सूचना पहुंचाता है, फिर मस्तिष्क भी वहां पे अपना इन्फॉर्मेशन करता है। जबकि क्या होता है, जब ये जो तंत्रिका, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो हमारा मस्तिष्क के नीचे होते हैं, जो मेरुरज्जु से निकलते हैं डायरेक्ट से, और दूसरा क्या होता है, जो मस्तिष्क के डायरेक्ट निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अगर कुछ भाग निकला है, ये वाले भाग, ये वाले भाग, यानी ये मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु से जो किनारे किनारे भाग कटा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं परिधीय तंत्रिका। तो ये मस्तिष्क से भी यहाँ पे इधर इधर कटा हुआ है ना, तो मस्तिष्क इधर में अगर कहीं कोई सूचना प्राप्त होता है इधर में, है ना, तो इसे डायरेक्ट मेरुरज्जु के भेजा जाएगा, इसे भेजा जाएगा मस्तिष्क को। और इधर में अगर सूचना अगर प्राप्त होता है, इधर से कहाँ भेजा जाएगा, मेरुरज्जु के अंदर भेजा जाएगा। यानी कि चाहे इधर हो सूचना प्राप्त, पैरों में सूचना प्राप्त, उसको भेजा जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मेरुरज्जु को। जबकि इधर में अगर कोई सूचना प्राप्त होता है तो परिधीय तंत्रिकाओं को अगर कोई सूचना प्राप्त होता है तो वो परिधीय तंत्रिका क्या करते हैं, मस्तिष्क को सूचना भेजाते हैं। यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या करते हैं, वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सूचना भेजाते हैं, फिर क्या करते हैं, उसका रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वो दो भागों में बटे हुए, मस्तिष्क क्या है, मेरुरज्जु। जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कपाल तंत्रिका। कपाल तंत्रिका मतलब इधर के जो माथा के अंदर कोई भी इधर कोई भी हलचल होता है, इधर में छू लेता है, है ना, तो इसकी सूचना हमें कहाँ पहुँचता है, कपाल तंत्रिका के जरिए मस्तिष्क को पहुँचना है। जबकि क्या होता है, अगर पैरों में, हाथों में या सर के नीचे अगर कोई हलचल होता है, किनारे में कोई उद्दीपन होता है, तो वो मेरु तंत्रिका के से प्राप्त करके कहाँ भेज दिया जाता है, उसे मेरुरज्जु को भेज दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे कल के दिन में कि सॉरी नेक्स्ट, इससे पहले वाले क्लास में अभी हमने क्या देखा, थोड़ी देर पहले अभी हमने क्या देखा कि तंत्रिका कोशिकाएं क्या करता है, किसी उद्दीपन के प्रति अचानक होने वाली क्रियाओं को करता है। ठीक है, उद्दीपन प्रतिवर्ती क्रिया के होने के लिए क्या होता है, उद्दीपन का बहुत जरूरत होता है। ठीक है, हमारे शरीर में मस्तिष्क, देखिए हमने क्या सीखा, इससे पहले क्या सीखा हमने कि जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है उनके नियंत्रण प्रतिवर्ती चाप के द्वारा करता है, और जो ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया होती है उसके नियंत्रण का होता है मस्तिष्क के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, प्रतिवर्ती क्रियाओं का होने के लिए किसी उद्दीपन का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि क्या है, किसी गर्म वस्तु पर हाथ रखें तो आपका हाथ खिंचाएगा, यानी क्या होता है, ये गर्म वस्तु आपके लिए उद्दीपन होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई आपके हाथों में क्या होता है, सुई चुभा देता है तो अपने हाथों को आप तेजी से क्या करते हैं, उसे खींचते हैं, तो इस सुई का चुभाना क्या होता है, एक उद्दीपन होता है। अगर आप इमली देखते तो आपके मुंह में क्या आता है, पानी आता है, तो इमली को देख करके मुंह में पानी आ रहा है, इसका मतलब इमली क्या है, उद्दीपन, स्टिम्युलस है। यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं को होने के लिए किसी उद्दीपन का होना बहुत अनिवार्य है। जबकि क्या है, ऐच्छिक क्रियाओं और अनैच्छिक क्रियाओं को होने के लिए उद्दीपन का होना जरूरी नहीं। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हाथों को हिला रहे हैं या बोल रहे हैं या चल रहे हैं, तो इसके लिए कोई हमें बाहर से कोई हमें प्रेरित नहीं करे इस कार्य को करो, या हमारे पास कोई हमें मजबूरी नहीं कि करे। ठीक है, इन कार्यों के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए, लिखने के लिए हमें उद्दीपन की जरूरत नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि हमारे शरीर का होता है दिल का धड़कना, लार का आना, और क्या होता है, दिल का धड़कना, लार का आना, भोजन का पचना और सांसों का चलना। इसके लिए किसी उद्दीपन की जरूरत नहीं है ना, कि ये होगा तभी हम सांस लेंगे, ये होगा तभी मेरा दिल धड़केगा। ठीक है, तो क्या है कि जो ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ये किसी उद्दीपन के लिए, ये किसी उद्दीपन के जरिए नहीं होता, बल्कि क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया के होने के लिए क्या होता है, किसी उद्दीपन का होना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के बारे में आपको सीखने से पहले क्या है, आपको खुद ही पता है कि मानव मस्तिष्क 3 भागों में बटे हैं। एक कहलाता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा क्या कहलाता है, मध्य मस्तिष्क, और तीसरा क्या कहलाता है, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क ये वाला भाग है, यहाँ से आप जो देख रहे हैं ये अग्र मस्तिष्क है, और क्या है, ये मध्य मस्तिष्क है। ये वाला भाग क्या है, मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क की बात है, यहाँ पे कौन सा है, ये मेडुला है, ये क्या है, मेरुरज्जु। ठीक है, जैसे कौन सा है, मेडुला है, क्या अनुमस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग हैं, कौन, मेडुला, अनुमस्तिष्क, और ये क्या, मेरुरज्जु जो नीचे को जाता है। ठीक है, अब मध्य मस्तिष्क में एक और विभाग है, ये है हाइपोथैलेमस।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग क्या है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या करता है, हमारे शरीर में वृद्धि को प्रेरित करता है, यानी हम कितने लंबे होंगे, कितने छोटे होंगे। और भी हमारे हम अभी क्या है, अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। हमारे शरीर में बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथि है, जैसे कि अग्नाशय है ना, अग्नाशय है, और क्या है, जैसे कि हमारे शरीर में अग्नाशय है, यकृत है, थायराइड ग्रंथि है, और क्या है, और एंड्रिनल ग्रंथि है, और बहुत सारे ग्रंथि हैं जिनका सभी ग्रंथियों को नियंत्रण कौन करता है, वो नियंत्रण करता है पीयूष ग्रंथि। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर्स ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इस बात को सीखने के लिए कि मस्तिष्क हमारा कैसे होता है, मस्तिष्क के बारे में हम लोग यहाँ सीखते हैं ना। तो मस्तिष्क को सीखने के लिए हम क्या करेंगे, इसे समझने के लिए आप समझिए कि ये आपका मस्तिष्क है। मस्तिष्क दो भागों में बटे हुए हैं। अगर हम ऊपर से यहाँ से अगर हम देखें, मतलब फेस काट करके अगर देखें ऊपर से, तो मस्तिष्क आपका इस प्रकार से व्यवस्थित नजर आएगा, रखा हुआ नजर आएगा। ये मस्तिष्क दो भागों में बटा, एक उस साइड और एक क्या है दूसरे साइड, यानी कि हमारा मस्तिष्क है यहाँ से दो भागों में बटा इस प्रकार से, एक इधर और एक इधर। तो इस ये अगर मस्तिष्क है ना, ये मस्तिष्क है, तो इससे पहले एक पतला झिल्ली-नुमा रचना थैले के अंदर कहा रखा जा सकता है, जिसे हम कह सकते हैं प्लास्टिक के अंदर से रखा है। और ये दूसरा प्लास्टिक, यानी इसको इस प्लास्टिक में रखा है, उसको उस प्लास्टिक में रखा है, ठीक है, यानी एक झिल्ली के अंदर उसको रख देगा, दूसरी झिल्ली के अंदर। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बाहर में एक और पतली सी क्या होता है, आवरण होता है, झिल्ली होता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, इसको कपाल के अंदर यानी करेनियम के अंदर रख दिया जाता है, इस प्रकार से, है ना। ये हमारा फिर क्या है, करेनियम के अंदर व्यवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो करेनियम है, ये गद्देनुमा रचना होता है। ये खोपड़ी के अंदर हमारा ये खोपड़ी है, ये हड्डी, इसके नीचे करेनियम है। करेनियम, ये करेनियम का होता है गद्दानुमा होता है, और इसके बीच में ये करेनियम आगे पहुंच जाता है। तो इस करेनियम मतलब दो मस्तिष्क आवरण कहलाता है, है ना। दो झिल्लियों के बीच में क्या होता है, एक लिक्विड भर रहता है। यहाँ पे एक लिक्विड भर रहता है, जिसे CSF कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, है ना। मस्तिष्क जो हमारा भैया जहाँ रखा हुआ है, उस मस्तिष्क को रखने के लिए हम हिलते हैं या फिर अचानक से इससे झटका महसूस करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क क्या करता है, उस जगह पे हिलता है, जर्क करता है, ऊपर नीचे डोलता है ना। हम अचानक से मोटरसाइकिल से बहुत तेज चलते तो झटका महसूस करते हैं, तो वहां पे मस्तिष्क हमारा क्या करता है, एक लिक्विड के अंदर ऊपर नीचे होता है, मूवमेंट करता है, इधर उधर क्या होता है, हलचल करता है, वो स्थिर नहीं होता, है ना। तो ये लिक्विड क्या करता है, उसकी रक्षा करता है मस्तिष्क, नहीं तो क्या होता है, ऊपर टकरा जाता है, फिर क्या होता है, मस्तिष्क को आघात होता है, चोट हो जाता है, खुद ऊपर से मारे तो अलग बात है, बिना मारे ही क्या होता है, ऐसे करने से क्या होता है, मस्तिष्क हमारा जर्क करता है। तो जर्क करता है, तो उसके अंदर क्या, वो एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पर डाला हुआ, इस फ्लूइड के अंदर वो क्या करता है, वो ऊपर नीचे होता है, जिससे हम लोग क्या होता है, फील नहीं होता है। तो ध्यान रखेगा कि मस्तिष्क के दो आवरण के बीच में, दो झिल्लियों के बीच में क्या होता है, लिक्विड डाला हुआ रहता है, लिक्विड भरा हुआ रहता है, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये क्या होता है, यह मस्तिष्क से लेकर के मेरुरज्जु के अंदर भी भरा रहता है, यानी कि रीढ़ के अंदर भी वो वाला ये वाले फ्लूइड क्या है, भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि मस्तिष्क क्या है, किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है। तो मस्तिष्क क्या है, सबसे पहले ये क्रेनियम हमारा, जिसे कपाल कहते हैं। आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि मस्तिष्क हमारा कहाँ स्थित रहता है, तो मस्तिष्क स्थित रहता है कपाल यानी खोपड़ी में, अंग्रेजी में से क्रेनियम कहते हैं। फिर मस्तिष्क कितने भागों के, मस्तिष्क के तीन भागों के, इसे प्रामस्तिष्क कहते हैं, ये वाला भाग अग्र मस्तिष्क, इसे प्रामस्तिष्क भी कहते हैं, सेरेब्रम, ठीक है। और ये है मध्य मस्तिष्क, मिड माइंड कहते हैं, इसे ये मिड माइंड हो गया। और फिर क्या होता है, फिर निचला पीछे में क्या होता है, पश्चिम मस्तिष्क होता है। पश्चिम मस्तिष्क के तीन भाग हैं, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। ठीक है, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, इनके बहुत सारे क्रियाओं को क्या है, उनकी जिम्मेदारी दी गई है। जैसे हमारे पास क्या, सांस लेने की जिम्मेदारी किसी और को दिया गया है, अगर उल्टी आता है उसको कैसे कंट्रोल करना है, उल्टी आना उसकी जिम्मेदारी किसी और को दी गई है। ठीक है, हमें सोचना, बोलना, लिखना इसकी जिम्मेदारी कहीं और दी गई है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है, कि ये हाइपोथैलेमस के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। आपको 10वां क्लास में तक कुछ जानना नहीं है। ठीक है, मस्तिष्क के बारे में 10वां क्लास के अंदर बिल्कुल बहुत ही कम जानना है, लेकिन आप हाइपोथैलेमस के बारे में थोड़ा जान लीजिए। हाइपोथैलेमस के बारे में इसको जानने के लिए इस तरह समझिए कि अगर कोई इंसान क्या होता है, अपने घर से, मम्मी पापा से किसी वजह से रूट करके तेजी से निकलता है, जा रहे हैं कुआं में कूद जाएंगे, या क्या करता है कि हम जा रहे तालाब में कूद जाएंगे, दौड़े जाता है दूर तक, तो उसका क्या होता है,
दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाता है, समझे। मतलब क्या होता है, उस जिस प्रकार से उत्तेजित था वो थोड़ा क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है, दूर जाते जाते। अब अगर उधर से पीछे से आप जाओगे और से कहोगे मतलब कूदे लाया था तो कूद जाओ, तो कूदे लाया था कूद जाओ, नहीं कूदा कुआं में, तो फिर उसका क्या होता है, हाइपोथैलेमस उत्तेजित नीचे जग जाता है। और फिर क्या होता है, अगर उसे आप 2-3 बार कहते तो कूद जाएगी तो कूद के देखा तो वो कूद ही जाएगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या होता है, जग जाता है। इसे आप समझने के लिए हमारे टीचर कभी समझाया करते थे कि किसी भी लड़की को क्या है 7 सेकंड तक ना देखें। तो 7 सेकंड तक ना देखने का क्या मतलब है कि अगर आप उसे देखेंगे तो फिर आपके शरीर में क्या होगा, एक अलग प्रकार की उत्तेजना पैदा होगी और फिर क्या होगा, फिर आप अलग रिस्पॉन्स करोगे। इसीलिए क्या होते हैं, जब हम किसी लड़के को इस बारे में बताते हैं अपने क्लास में, तो वो कहता है कि सर हम 7 सेकंड में किसी एक लड़की को 7 सेकंड से देखने से अच्छा हमको 7 लड़की को देखना है। तो बस यही कहानी, ये इसको हाइपोथैलेमस को समझने के लिए ये समझिए कि ये बहुत तेजी से शरीर को क्या करता है, उत्तेजित करता है, किसी कार्य को करने के एकदम प्रेरित कर देता है, आप कर ही देंगे, है ना। तो आपके पास बहुत ज्यादा गुस्सा है तो इस हाइपोथैलेमस के कारण है, और अगर गुस्सा को कंट्रोल भी करना किसी के हाइपोथैलेमस की वजह से। तो हाइपोथैलेमस क्या है, हमारे शरीर में क्या होता है, उत्तेजना लाता है। तो अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में आता है, आगे मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अब ये जो मस्तिष्क है, हमारा मस्तिष्क क्या होता है, एक करेनियम के अंदर स्थित होता है, ठीक है। करेनियम क्या होता है, करेनियम एक गद्देनुमा रचना होता है हड्डी के अंदर, ठीक होता है। अब उस फिर क्या होता है, मस्तिष्क 2 और पतली झिल्लियों यानी 3 पतली झिल्लियों के अंदर वो घिरा रहता है, और 2 पतली झिल्लियों के बीच में 2 मस्तिष्क आवरण भी कहते हैं, 2 झिल्लियों के बीच में क्या होता है, एक लिक्विड बना होता है जिसे CSF कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या है, इसके बारे में एक एक करके हम लोग लिखेंगे इसके बारे में कि ये कपाल क्या है, क्रेनियम क्या है ना, इसके बारे में एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट रख लेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, मस्तिष्क को आप बनाना जरूर सीखेंगे। मस्तिष्क को इसलिए बनाना सीखेंगे कि आपको क्या है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ मिटावा रहेगा, मिटावा रहेगा 1 नंबर लिखा रहेगा, पूछेगा बताइए 1 नंबर का क्या नाम है, यहाँ मिटावा रहेगा 2 नंबर लिखा रहेगा यहाँ पे। तो पूछेगा कि आकृति में इस चित्र में, मानव मस्तिष्क के चित्र में 1, 2 का क्या नाम है, तो 1 का क्या नाम था, 1 का नाम है प्रामस्तिष्क, का नाम है प्रामस्तिष्क, 2 का नाम क्या है, 2 का नाम है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क है। तो इसमें से चित्र को मतलब चित्र में क्या देख सकते हैं आप कि 1, 2, 3 ये सबको मिटा देगा, पूछेगा कि आप इसका क्या है, आकृति में 1, 2, 3 का नाम बताइए। तो ये समझिए कि बहुत ही क्या है, बहुत ही क्या है, ये डिफिकल्ट चीज है याद रखना। हालांकि बहुत कम चीजें यहाँ पे, मस्तिष्क इतने सारे भाग हैं कि 10वां क्लास में कुछ बताया नहीं गया है। हर एक भाग के बारे में, जितने यहाँ टेढ़ा मेढ़ा रचना देख रहे हैं, हर एक के बारे में पढ़ना आपको, तो उसके बारे में आपको फिलहाल नहीं पढ़ना है बस। अरे मस्तिष्क को जानना इतना आसान नहीं है, मस्तिष्क को जानना 10वां क्लास में देने, यही तो है जो इतना सारा आविष्कार कर रहा है, इतना सारा क्या है, नए नए चुनौतियां लेकर कर, इतने सारे क्या है, इस दुनिया में इतना जो उत्पाद मच रहा है, ये कौन कर रहा है, सारा मस्तिष्क कर रहा है। हमारे दुनिया में जो रोज रोज क्या होता है, नए नए विकास हो रहा है, नए नए तरक्की हो रहा है, सब किसके कारण हो रहा है, इस मस्तिष्क के कारण हो रहा है। तो मस्तिष्क को समझना इतना आसान नहीं है, समझे। तो क्या है, हम लोग क्या है, अब एक एक के बारे, मस्तिष्क के सभी भागों के बारे में एक एक क्या है नोट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है। हाँ, तो क्या है, मस्तिष्क की संरचना को देखने से पहले मस्तिष्क के थोड़े कार्यों को देख लेते हैं, फिर मस्तिष्क के 3 भागों में बात करते हैं, उसके 3 अलग अलग कार्यों को देखेंगे ना। मस्तिष्क के हम लोग बनावट को देखने वाले हैं, उससे पहले क्या हम लोग मस्तिष्क का कार्य को देखेंगे। हालांकि क्या मस्तिष्क 3 भागों में बटे, तो उनके अलग अलग कार्यों के बारे में अलग अलग देखेंगे ना। तो पहले हम लोग मस्तिष्क का कार्य देखेंगे। मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना है। मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का एक बहुत बड़ा भाग है जो मेरुरज्जु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। मानव मस्तिष्क क्या है, तंत्रिका तंत्र का एक बहुत बड़ा भाग है। हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है बना हुआ नियंत्रण एवं समन्वय के लिए, उसका सबसे बड़ा भाग क्या है, मस्तिष्क। हम ये कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में जितना है उतना उसका क्या है 80 से 82% तक भाग क्या है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर, मेरुरज्जु के अंदर है, ठीक है। अब मेरुरज्जु क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड क्या है, मेरुरज्जु तंत्रिका रेशों का एक बेलनाकार बंडल है
जिसके उत्तक मेरुदंड यानी स्पाइन से होकर मस्तिष्क से लेकर कॉक्सिक्स तक गुजरते हैं। यह शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाओं से जोड़ता है। यह शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाओं से जोड़ता है और मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। ये मेरुरज्जु की कहानी। मेरुरज्जु क्या है? तंत्रिका रेशों का एक बेलनाकार बंडल है ना, जिसके उत्तर क्या होता है? मेरुदंड से होकर मस्तिष्क से लेकर कॉक्सिक्स तक गुजरते हैं। यह शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाओं से जोड़ता है और मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, जो हमारा मेरुरज्जु है वो क्या करता है? शरीर के सभी भागों से क्या करता है? तंत्रिकाओं को जोड़ता है। ठीक है, और क्या करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। कार्य, इन दोनों के कार्यों के बारे में देखेंगे, मस्तिष्क के कार्य और मेरुरज्जु के कार्य। तो दोनों क्या है? कुछ मिल बांट के करते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा उसका समाकलन करते हैं। ठीक है, ये पेशियों तक संदेश भेजते हैं। मस्तिष्क क्या करता है? पेशियों तक संदेश भेजता है मेरुरज्जु के साथ, है ना। मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा की जाती है। सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं किसके द्वारा की जाती है? मेरुरज्जु के द्वारा। जबकि क्या है? सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा की जाती है, मस्तिष्क द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, तो इसे हाँ, तो क्या है? अब हम लोग मस्तिष्क के बनावट के बारे में देखते हैं ना। सबसे पहले क्या है? करेनियम, मानव खोपड़ी का वह भाग जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें मनुष्य का दिमाग स्थित रहता है, करेनियम कहलाता है। बस ये देखिए, ये मनुष्य का दिमाग था, इसे एक 2 लेयर वाला क्या था? पतले आवरण में रखा जाता है। और ये फिर क्या है? इसके अंदर एक और लेयर जिसमें क्या होता है? लिक्विड होता है। और ये होता है करेनियम, जहाँ पे क्या है? मनुष्य का दिमाग स्थित रहता है, इस वाले भाग है ना। यहाँ ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये वाला भाग जो है इसे कहते हैं करेनियम, या फिर इसे कपाल भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? करेनियम क्या कहलाता है? मानव खोपड़ी का वह भाग जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें मनुष्य का दिमाग स्थित रहता है, करेनियम यानी कपाल कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मनुष्य का दिमाग कहाँ पे स्थित रहता है, मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ पे स्थित रहता है? जवाब होगा करेनियम यानी कि कपाल। आपसे क्वेश्चन होगा, मस्तिष्क को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? जवाब होगा करेनियम यानी कि कपाल। ठीक है, मस्तिष्क आवरण जिसे क्या कहते हैं? मेनिक्स या फिर ब्रेन कवर कहते हैं ना। मस्तिष्क आवरण या फिर ब्रेन कवर, यहाँ 3 लेयर होता है, एक, ये 2 और एक क्या होता है? 3 लेयर होता है ना। मस्तिष्क आवरण 3 पतली झिल्लियों से बना एक आवरण है जो मानव मस्तिष्क को आंतरिक आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। अंदर में क्या होता है? कोई जड़ ना हो जाए, कुछ क्या होता है? उछलने से, कूदने से, अचानक हिलने से क्या होता है? अंदर में कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि मस्तिष्क का तो वहाँ पे हिलता है ना। इसके लिए क्या होता है? वहाँ पे उसका आंतरिक आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? मस्तिष्क आवरण। ठीक है, इसके अंदर एक तरल पदार्थ से भरा रहता है। ठीक है, इसका होता है 2 पतली झिल्लियों के बीच में क्या होता है? एक तरल पदार्थ भरा रहता है। ठीक है, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। यह मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक रहता है। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो यही ना रहता, बल्कि इसे और आगे तक, बिल्कुल कहाँ तक है? मेरुरज्जु तक, है ना, पीछे इस जगह तक, है ना। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? सीएस क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यह मस्तिष्क आवरण के 2 परतों के बीच में पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है, जो मस्तिष्क को आंतरिक आघात से सुरक्षा प्रदान करता है और मस्तिष्क आवरण को शोथ से बचाता है, यानी किसी भी नुकसान से क्या करता है? उसे बचाता है। क्लियर है? तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। ये हमारा क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय का क्या है? तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर बताए। इस लेक्चर में क्या, ये जटिल लेक्चर है, इसे समझना बहुत क्या है? डिफिकल्ट था। बार बार से इस वीडियो को देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करेंगे और क्या करेंगे? शेयर भी करेंगे। ठीक है, इसका चौथा लेक्चर आएगा, जिसमें क्या है? सारे क्वेश्चन आंसर मस्तिष्क से रिलेटेड वहीं से है। जैसे कि क्या है? अग्र मस्तिष्क का क्या काम है, मध्य मस्तिष्क का क्या काम है, पश्चिम मस्तिष्क का क्या काम है। ये तो आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि सीधी रेखा में चलना मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, ये सांस के लेना मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, आंखों का पुतली जो छोटा बड़ा हो रहा है उसका कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसके अगले वाले भाग में क्या है? लेक्चर 4 में आपको क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मिलेगा जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। लेकिन इस लेक्चर के अंदर भी क्या है? मस्तिष्क को सही से समझना भी क्या है? बड़ी चुनौती है।
और मस्तिष्क को समझाने की कोशिश किया गया इस लेक्चर में। तो क्या है, इसे आप क्या करें, स्क्रीन में शॉर्ट कर रख लेंगे और क्या है लेक्चर 4 आपको कल तक के मिल जाएगा। ठीक है।